हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर हम लारे फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का हमारा टॉपिक है आज का नेचुरल डिजास्टर्स। सो क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, उनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। सबसे पहले ये समझना है कि जो नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक सेफ्टी रूल्स, सुनामी सेफ्टी रूल्स, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट। सो आज की वीडियो में हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स से कि जो नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। Firstly, disaster is a situation which develop due to natural और man-made activities. Disaster क्या है? Disaster एक ऐसी situation है जो natural या फिर man-made activities की वजह से develop होती है। Generally, there is a large scale loss of property और human life. अब disaster का मतलब क्या है? Disaster में generally क्या होता है, या तो property का बहुत बड़ा loss होता है या फिर human lives का loss होता है। It is grave occurrence having severe impact on society. Society पर इसका बहुत ज़्यादा impact पड़ता है। There is large scale disruption of infrastructure और infrastructure पर भी बहुत बड़ा इसका effect पड़ता है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। डिजास्टर हैव सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सभी तरीके से देखा जाए तो हर तरीके से डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक हो, साइकोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो या फिर कल्चरल हो। डिजास्टर आर क्लासिफाइड एज, अब डिजास्टर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर, सेकेंड है मैन मेड डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो नेचुरल एक्टिविटीज से हो, ठीक है, जो नेचर की तरफ से हो। These develop due to natural cause जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट। हीट वेव्स, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज माइनर नेचुरल डिजास्टर्स। सो देखो यहाँ क्या बोला है, जो भी चीजें जैसे नेचुरल कॉज की वजह से होती हैं, ठीक है, उसका जो कॉज है वो नेचुरल है, जिस वजह से वो हो रही है। जैसे फर्स्ट अगर हम ले अर्थक्वेक, ठीक है, जो अर्थ होती है वो हमारी शेक करती है, तो अर्थक्वेक जब आता है तो वो किस चीज की वजह से आता है, नेचर में कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। सुनामी हो गई, साइक्लोन हो गया, फ्लड या ड्रॉट, ये बहुत बड़े डिजास्टर माने जाते हैं। एंड हीट वेव या फिर लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर जो है ये कुछ माइक्रो नेचुरल डिजास्टर्स माने जाते हैं। सेकेंड आपके मैनमेड डिजास्टर होते हैं। मैनमेड डिजास्टर कौन से होते हैं, दीज डेवलप ड्यू टू ह्यूमन एरर और फेलियर ऑफ सिस्टम ऑपरेटेड बाय मैन। अब मैन मेड डिजास्टर क्यों हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाता है या फिर पूरा सिस्टम जो है उसका फेलियर हो जाता है, जो किसी भी आदमी के द्वारा, किसी ह्यूमंस के द्वारा ऑपरेट की जा रही है, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर कैन बी सोशियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल। मैन मेड डिजास्टर जो है वो सोशियोलॉजिकल हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे क्रिमिनल एक्ट्स, रियॉट्स एंड वार एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलॉजिकल मैन मेड डिजास्टर। सोशियोलॉजिकल में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी है, रियॉट या फिर वार जो होते हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, तो वो सोशियोलॉजिकल होते हैं। एंड वाइल ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फायर, ऑयल स्पिल एंड लीकेज ऑफ पॉइजनस गैसेस आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैन मेड डिजास्टर। अब जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए या फिर फायर लग गई, ऑयल स्पिल हो गए बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से जो भी डिजास्टर होता है वो टेक्नोलॉजिकल मैन मेड डिजास्टर कहलाता है। आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में हमारा अर्थक्वेक एंड सुनामी आ जाएगा। तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं पहले। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ प्लस क्वेक। अर्थ क्वेक, क्वेक मीन्स शेक करना, हिलना, ठीक है। अर्थक्वेक अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो उसमें देखा होगा सारी चीजें हिलती हैं, ठीक है। सो इट इज अ सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस
अर्थक्वेक का मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो अचानक से मूव करने लगता है, अचानक से हिलने लगता है। दिस इज जनरली कॉज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये किस वजह से होता है? जनरली जो बोला है ये होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की वो मूव करने लगती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। जैसे यहाँ पर बोला है अर्थ सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स, दे आर नॉट स्टेबल। अर्थ के सरफेस पे जो है वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स कंपोज होती है एंड ये स्टेबल नहीं होती है। द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बिल्ड अप स्ट्रेस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, इट प्रोड्यूस सडन जर्क ऑफ द सरफेस। अब धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, जिसकी वजह से कभी भी अचानक से कोई जर्क लगता है, झटका लगता है या फिर मूवमेंट होता है, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। द वायलेंट वाइब्रेशन डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पर वाइब्रेशन होती है उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें फील होती है, इस तरीके से कि अर्थ सरफेस ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, सारी चीजें हिलती है इस तरीके से, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। देन हम देखेंगे यहाँ पर अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उनको हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। एंड अर्थक्वेक जो है वो जो मेजर करते हैं इसीलिए उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? दीज आर द initial waves, they travel in a straight line and are able to pass through the liquid core of earth। जो पहली लाइंस होती है प्राइमरी वेव्स होती हैं वो इनिशियल वेव होती हैं, जब वेव्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में करती हैं, ठीक। एंड दूसरी जो होती है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या होती है? दीज आर एस शेप्ड, हैंस देयर मूवमेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड than the primary waves. These waves are absorbed in liquid core of earth। अब देखो ये क्या बोला है? एस शेप में होती है, ऐसे करके, ठीक है, तो एस शेप में जो होती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आकर मूवमेंट होने लगता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्राइमरी वेव से, और ये वेव्स जो होती हैं वो लिक्विड कोर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन थर्ड इज सरफेस वेव्स और लव वेव्स। दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हैंस आर नॉट एबल टू ट्रेवल मच। These are found near epicenter। एपीसेंटर के, क्योंकि एपीसेंटर जो होता है वहीं से उसके ऊपर जो फोकस होता है तो वहीं पर हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है एपीसेंटर से, वहीं पर हमारा मूवमेंट होने लगता है अर्थ का सरफेस। तो सरफेस वेव या लव वेव्स उन्हीं को बोलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वेव्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड वो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड नियर एपीसेंटर, दीज वेव्स कॉज मैक्सिमम डैमेज, और इन्हीं वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। जब बहुत ज्यादा सरफेस हिलने लगेगा तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का और ह्यूमन लाइफ्स का होता है लॉस। The magnitude of earthquake is measured in Richter scale। Richter scale पर हम इसको मेजर करते हैं कि भाई earthquake, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज में कि यहाँ पर जो है 3.5 था earthquake, 2.5 था एंड 5 था। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट होता है वो रिचर स्केल पर होता है एंड सीस्मोग्राफ इज यूज फॉर द मेजरमेंट। सीस्मोग्राफ जो होता है वो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज। अर्थक्वेक की क्या खराब कॉन्सिक्वेंसेज, क्या बुरे रिजल्ट निकल कर आते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर अर्थक्वेक कॉज लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्या होता है? लैंडस्लाइड हो जाती है। देखा होगा आपने, जो जहां पर हिल्स होती हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहां पर जो हिल होती है वो खिसकना शुरू हो जाती है, लैंडस्लाइड होने लगता है। And river change their courses and hence fertile populated areas are submerged। जो populated areas होते हैं वो उसमें submerge हो जाते हैं, rivers जो है वो अपना course जो है वो change कर लेती हैं, मीन्स कि जिधर बह रही हैं उससे दूसरी साइड हो जाती हैं। river course are blocked, कहीं कहीं blocked भी हो जाता है, leading to flood in nearby areas। जैसे कोई भी एक river ऐसे होके जा रही है, उसके यहाँ पर इस साइड एक विलेज है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से ब्लॉक्ड हो जाती है तो ये या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, सो इसकी वजह से इस विलेज में फ्लड आ जाएगा। तो ये चीजें जो है ये अर्थक्वेक की वजह से हो जाती है। अर्थक्वेक सेफ्टी रूल्स क्या हैं? जब अर्थक्वेक आता है तब हमें सेफ्टी की तरह क्या चीजें अपनानी चाहिए? फर्स्ट वन, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं करना है सबसे पहले तो। द मोशन इज फ्राइटनिंग बट अनलेस इट शेक्स समथिंग डाउन ऑन टॉप ऑफ यू इट्स हार्मलेस। देखो,
पैनिक की जरूरत नहीं है। मोशन होता है जब, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको डर लगता है, बट यहाँ पर बोला है कि जब शेक होगी, कोई भी चीज हिल रही है, ठीक है, बहुत कम होता है तो आपने देखा होगा, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं होती है जब तक आपके ऊपर कोई चीज गिर नहीं रही है, इतना ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है, तब तक आपके लिए हार्मफुल नहीं है। कीप काम, अवेयर ऑफ द सिचुएशन, काम रहिए थोड़ा, एंड सिचुएशन से अवेयर रही कि भाई हाँ अर्थक्वेक है, टाइम शेक हो रहा है। And second thing, if it catches you indoor, stay indoor, take cover under a desk, table, bench or in doorways, hall, against inside walls. देखो, अगर आप घर के अंदर हो, मान लो आप 5th फ्लोर पर हो, 6th फ्लोर पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अर्थक्वेक आ गया तो आप एकदम से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप अंदर रहिए एंड किसी ऐसी चीज के नीचे बैठ जाइए, जैसे डेस्क हो गई, टेबल हो गई, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, ग्लास से दूर रहिए, क्योंकि जब शेक होगा तो हो सकता है ग्लास भी टूटे, और वो टूटेगा तो आपको लगेगा, इसलिए ग्लास वाली चीजों से, ग्लास से दूर रहिए एंड ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां पर आप थोड़े से सेफ हो कि ऊपर से कोई चीज गिरे तो आपको हार्म ना हो। देन थर्ड इज इफ द अर्थक्वेक कैचेस यू आउटसाइड, अगर आप बाहर हो, ठीक है, तब अर्थक्वेक आता है। मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड यूटिलिटी वायर्स, वायर्स से और बिल्डिंग्स से दूर हो जाना है एकदम, कहते हैं कि एकदम जो खुला हुआ जगह हो, जहां पर फील्ड हो, वहां पर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर कोई चीज गिरने का जो डर होता है वो नहीं होता है। वंस इन ओपन ग्राउंड स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक शेकिंग रुकती है तब तक आपको ग्राउंड में रहना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हम अपना सकते हैं अर्थक्वेक के टाइम पर। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सुनामी क्या होती है, ठीक है, सुनामी के बारे में। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स, सु हार्बर एंड नामी वेव्स। सो यहाँ पर क्या बोला है, सुनामी जो वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, ठीक है, हार्बर की जो वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर सु जो आपको गिवन है उसका मतलब है हार्बर एंड नमी मीन्स वेव। These are huge destructive ocean waves generated by earthquake और अदर मेजर मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो होती हैं वेव्स, वो कौन सी होती हैं, जो ओशन वेव्स होती हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं। एंड ये किससे जनरेट होती है, अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं, क्योंकि जब अर्थ क्रस्ट मूव होगा उसी से वो वेव्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। व्हेन द अर्थक्वेक अकर एट द बॉटम ऑफ ओशियन सी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब ओशियन या सी में होता है जो अर्थक्वेक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है तो हम उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, बट अगर वो ओशियन या सी में आता है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं, क्योंकि उससे वेव्स पर असर पड़ता है। सुनामी वेव ट्रेवल एट स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बोला है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर जो आपकी वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन अकर एट द कोस्टल एरिया अफेक्टेड बाय सुनामी। सुनामी की वजह से जो कोस्टल एरिया होते हैं, देखो यहाँ पर बोला है कि हार्बर, ठीक है, सू का मतलब हार्बर, जो हार्बर साइड होती है, ठीक, तो कोस्टल, अगर ये यहाँ पर वाटर है तो कोस्टल एरियाज जो है, ये वाले एरियाज जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सुनामी सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, यहाँ पर जब सुनामी आती है तो हम सेफ्टी रूल्स की तरह क्या रूल्स अपना सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, a strong earthquake felt in low-lying coastal area is a natural warning of possible immediate danger. Keep calm and move to higher ground away from the coast. अब देखो, जब बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो वो आपके लिए एक हार्मफुल है, ठीक है, एंड ये नेचुरल वार्निंग होती है कि भाई जितना हो सके आप काम रहिए और कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर चले जाइए या ऊपर की साइड चले जाइए। एंड सेकेंड इज सुनामी इज नॉट अ सिंगल वेव बट अ सीरीज ऑफ वेव। सुनामी का मतलब ये नहीं कि अगर एक बहुत तेजी से वेव आती है तो उसको हम सुनामी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब बहुत ज्यादा पूरी सीरीज आती है वेव्स की, पूरा सेट वेव्स का जो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से आता है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। Stay out of danger area until an all clear issue by competent authority. जब तक जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ये ना बोला जाए कि सारा क्लियर है, इट मीन्स कि डेंजर नहीं है वहां पर, तब तक आप वहां से दूर रहिए, ठीक है। सो सुनामी क्या होती है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? Cyclone is a low pressure system in the atmosphere. It develops near to the earth surface at the lower part of atmosphere. Cyclone क्या है, ये बोला है कि एक lower pressure system होता है atmosphere में।
ये क्या करता है, अर्थ का जो सरफेस है उसका लोअर पार्ट जो होता है एटमॉस्फेयर का, उसमें डेवलप होता है। व्हेन द अर्थ सरफेस इज हीटेड, एयर नियर टू द अर्थ सरफेस इज ऑल्सो हीटेड। जब अर्थ का सरफेस हीट होगा तो अर्थ के पास का जो एरिया है वो भी, उसके पास की जो एयर है वो भी वहां पर हीट होगी। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एयर है, ठीक, सब में एयर प्रेजेंट है। तो जब ये वाला एरिया हीट होगा तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर वाली जो एयर है वो भी हीट होगी। इट एक्सपैंड, इट्स डेंसिटी बिकम लेस एंड हैंस इट रेज अपवर्ड डायरेक्शन। और इससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी। The velocity of wind in cyclone is about 40-50 किलोमीटर पर आवर। जो विंड होती है, साइक्लोन वाली जो विंड होती है, उसका यहाँ पर बोला है कि अबाउट 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी होती है। एंड द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज टर्म्ड एज आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं, ठीक। साइक्लोन कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन अलोंग द कोस्टल एरिया। साइक्लोन की वजह से भी कोस्टल एरियाज पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन होता है, प्लांट्स का, क्रॉप्स का। सो ये सारी चीजें साइक्लोन की वजह से खराब होती हैं। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पर, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे फर्स्ट इज विली विली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है साइक्लोन को। सेकेंड, हरिकेन इन यूएसए। यूएसए में हरिकेन के नाम से, टाइफून इन चाइना एंड जापान, एंड साइक्लोन इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडिया में हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको गिवन है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये हमारा सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली जो एयर है, यहाँ वाली, ये लो प्रेशर होगा तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है, ऐसे साइक्लोन देखा है, गोल 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 ऐसे ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, ठीक। सो जो सेंटर होता है, बीच में जो सेंटर होता है, इस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पर बना के देखते हैं, इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये चीज जो है, सेंटर जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक। साइक्लोन समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड क्या होता है? फ्लड जनरली अकर नियर टू द रिवर वैलीज। रिवर वैलीज के पास में होता है फ्लड, वेयर इन द लोअर कोर्स रिवर लार्जर एरियाज इज फिल्ड विद वाटर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रिवर वाटर। देखो रिवर कहीं से जा रही है, उसके आसपास के एरिया जो है, अगर रिवर में पानी ज्यादा आ गया, उसकी वजह से उन गांवों में, उन जगहों पर पानी आ जाता है, उसको हम फ्लड बोलते हैं। दिस कैन कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल और स्नोफॉल। किसकी वजह से होता है? कभी कभी ये रेनफॉल और स्नोफॉल की वजह से भी होता है। ड्यू टू रैपिड मेल्टिंग ऑफ स्नो, दिस मेल्ट वाटर इज added to the river. Due to landslide, the course of river is blocked. Hence, the river water spread in nearby area, causing flood. क्या पूरी वजह है? देखो जब स्नो जो है वो मेल्ट होती है, उसके मेल्ट होने से पानी बन रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा रिवर में, वैसे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा या रिवर ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से रिवर के आसपास के जो एरियाज हैं तो वहां पर पानी आ जाएगा, उसी को हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर एक एरिया है जहां पर प्लांट्स लगे हैं और एक एरिया है जहां पर प्लांट्स नहीं है, ठीक है। अब इन पे सॉइल तो दोनों में है, ठीक है, इस वाले में भी है और इस पे भी है, तो दोनों जगह सॉइल है। अगर यहाँ पर पानी आता है या विंड आती है तो ये जिसमें प्लांट एरिया है वहां की सॉइल ऐसी ही रहेगी, बट जिस पर प्लांट नहीं है वहां पर जो वहां की सॉइल होगी वो वाटर से या फिर विंड से वहां पर इरोजन हो जाएगा, कटाव हो जाएगा उस मिट्टी का। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है और उसकी वजह से फ्लड आता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्लड के? फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ब्रिज एंड अदर प्रॉपर्टी। अब ऐसी जगह पानी आ गया जहां लोगों के घर बने हुए थे, वहां पे जो ऐसे घर होते हैं पुराने कच्चे, तो वो घर टूट जाते हैं, ठीक है, या फिर सारी चीजें खराब हो जाती हैं, ब्रिज टूट जाते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जिनकी फ्लड की वजह से मौत हो जाती है। लॉस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का लॉस हो जाता है भाई, कि अगर मान लो बहुत ज्यादा पानी आ गया तो जितनी भी क्रॉप है सारी की सारी खराब हो जाएगी।
इकोनॉमी ऑफ द एरिया, कंट्रीज अफेक्टेड, पूरा मतलब कंट्री जो है वो अफेक्ट होती है क्योंकि उस एरिया की इकोनॉमी खराब हो जाती है। मार्शी एरिया डेवलप ड्यू टू फ्लड, मार्शी एरिया जो होते हैं वो फ्लड की वजह से डेवलप हो जाते हैं। कंटामिनेशन ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेशन हो जाता है। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक लाइक कोलेरा, मलेरिया एंड अदर डिसीज, पानी की वजह से जो जो डिसीज होती हैं जैसे मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया, तो इस तरीके की यहाँ पर बीमारियां और बढ़ती जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है। तो फ्लड क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉट। It is condition of dryness due to low rainfall or lack of rainfall over a long period of time. तो देखो फ्लड का मतलब बहुत ज्यादा पानी आ जाना, ड्रॉट का मतलब बिल्कुल पानी सूख जाना, जहां पर बिल्कुल बारिश ना हो, बारिश की कमी हो जाए, बहुत लंबे टाइम से वहां पर सूखा पड़ जाए, ड्राइनेस हो जाए, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद सेमी एरिड और एरिड एरिया बट इट कैन अकर इन अदर एरिया इफ मॉनसूनल रेनफॉल इज डिले। सेमी एरिड या फिर एरिड एरियाज जो होते हैं उसमें नॉर्मली ड्रॉट होता है, बट क्या बोला है, जो मॉनसूनल रेनफॉल होता है अगर वो डिले हो जाता है, जैसे कहीं पर मॉनसून आ गया, ठीक है, तो वहां पर रेनफॉल ही नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी वहां पर ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट अफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज वाटर इज वन ऑफ द प्राइम नीड ऑफ मैन। जाहिर सी बात है भाई कि पानी अगर नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर पानी नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमंस की फर्स्ट और प्राइम नीड जो है वो पानी ही है। इट अफेक्ट क्रॉप, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। जाहिर सी बात है भाई कि अगर कहीं पर भी कोई भी कामचीज होगी तो उससे उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप्स पर, इंडस्ट्रीज पर और उस रीजन की इकोनॉमी पर, ठीक है। सो ड्रॉट क्या होता है समझ में आ गया। देन हम देखेंगे कॉजेज ऑफ ड्रॉट, क्या वजह होती है ड्रॉट की, किस वजह से ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट इज डिलेड रेनफॉल, रेनफॉल जो है वो डिले हो गई, ठीक है। रेनफॉल का जब टाइम है तब रेनफॉल नहीं हो रही है, स्पेशली मॉनसूनल रेनफॉल इन एशियन कंट्रीज प्रोड्यूस ड्रॉट कंडीशन। जो मॉनसून रेनफॉल होता है, ठीक है, एशियन कंट्रीज में अगर वो नहीं होगा तो वहां पर ड्रॉट की कंडीशन बन जाती है। सेकेंड थिंग इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ठीक है। ट्रीज हेल्प इन कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ ट्रीज क्रिएट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो ट्रीज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का और ह्यूमन लाइफ का। जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। सो अगर हम ट्रीज को कंजर्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड थर्ड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मच ऑफ अवर फ्रेश वाटर इज बिलो अर्थ सरफेस, अंडरग्राउंड वाटर, जैसे हमारा जो पीने वाला पानी है या फ्रेश वाटर जो है वो हमारा अर्थ सरफेस के अंदर है, नीचे है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। फार्मर ओवर एक्सप्लॉइट दिस अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक पंप्स, हैज द वाटर टेबल मूव्स टू ग्रेटर डेप्थ क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये जो पानी है फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस अंडरग्राउंड वाटर को निकाल के एंड इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज करके उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो पानी की कमी हो रही है वहां पर एंड इसी वजह से शॉर्टेज होती है वाटर की। एंड नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग, वेजिटेशन इज लॉस्ट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग एंड एरिया बिकम बैरन। सच कंडीशन लेट्स टू ड्रॉट कंडीशन, जैसे एक एरिया है हरा भरा है उसमें बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो गई, ग्रेजिंग मीन्स चराना, ठीक है, जो जानवरों को चराते हैं घास वगैरह, तो वहां पे अगर घास सारी खत्म हो गई, मिट्टी जो है वो बंजर हो गई, वहां की बैरन हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉट की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो ये सारी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन अराइज होती है। एंड किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेनफॉल तो हमारे हाथ में नहीं है बट डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं, वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कम कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पर ड्रॉट की प्रॉब्लम होती है। आज की वीडियो में हमने देखा नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन मेड क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। देन फर्स्ट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद हमने देखा सुनामी के बारे में, सुनामी क्या होती है, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट, ठीक है। सो ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनमेड डिजास्टर्स के बारे में कि मैनमेड डिजास्टर क्या होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।